हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि हमारी होने वाली है एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर से फोटो केमिस्ट्री के लिए। फोटो केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि फोटो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है फोटो केमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम यहाँ पर समझेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। यानी कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है या ये जो हमारी फोटोकेमिस्ट्री है, इसका हम आज बेसिक समझेंगे इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में। और जो इस लेक्चर सीरीज के आगे के लेक्चर आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज थोड़ी लेंदी लेक्चर सीरीज होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में हम कंप्लीट फोटोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स की होती है, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फोटो रिडक्शन क्या होता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये एल्कीन के लिए किस तरह से होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। इसके बाद में कार्बोनाइल कंपाउंड जो रहते हैं उनमें फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे कि फोटोफ्राइज रिएक्शन पढ़ेंगे, हम बोर्थन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारी सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन होने वाली है। यानी कि इस लेक्चर सीरीज में हम कंप्लीट बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हमारी होने वाली है एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर से फोटोकेमिस्ट्री के लिए। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं कि आखिर में फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है, फोटोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री जो हमारी है उसको हमने अपने स्टडी के सिंप्लिसिटी के पर्पज से या उसे आसान बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न या डिफरेंट भागों में क्लासिफाई किया है, या उसके डिफरेंट हमने स्टडी के पर्पज से उसे विभाजित किया है। अब हम देखते हैं तो हमारी जो केमिस्ट्री है उसे जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल वेरिएबल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के साथ डील करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो मैटर है उसका फिजिकल वेरिएबल के साथ में या फिजिकल वेरिएबल चेंज करने पर उस मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो मैटर की स्टेट रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो किस तरह से फिजिकल वेरिएबल चेंज करने के साथ में चेंज होती है, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी तरह से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम हमारे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी डेरिवेटिव है उनकी बात करें, तो उन्हें हम सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम तरह के ग्रुप्स पढ़ते हैं, जिसमें हम एल्कोहलिक ग्रुप पढ़ते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ते हैं, तमाम जितने भी हमारे 13 तरह के मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं और उनके साथ में या फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी तरह से हम एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से फोटोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए या कोई भी केमिकल कंपाउंड को एक प्रोडक्ट या डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या तो हमें कुछ बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, या तो वो रिएक्शन या वो कंपाउंड अगर अनस्टेबल था, जिससे हमें जो हमारा रिएक्टेंट था अगर वो अनस्टेबल था तो वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है और उससे हमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उस स्टेबल कंपाउंड को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके बाद में वो जो हमारा कंपाउंड था, जो रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट टूटता है और उससे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इसमें जो हम एनर्जी देते हैं किसी भी कंपाउंड्स को रिएक्शन करवाने के लिए या रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाने के लिए, वो एनर्जी हम अगर लाइट के फॉर्म में देते हैं, वो हम सनलाइट के फॉर्म में जब देते हैं एनर्जी, तो उस एनर्जी से जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और उन रिएक्शन की जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो हम लाइट दे रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए या डिजायरेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस लाइट के द्वारा जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला। और
उस रिएक्शंस की जो स्टडी हुई है, उस रिएक्शन के जो मैकेनिज्म को हम जो पढ़ते हैं, उस रिएक्शन के बारे में कि उस रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और उस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होने वाला है, उसकी तमाम स्टडी जो हम करते हैं वो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब ये जो हम लाइट दे रहे हैं, सूर्य से आने वाली जो लाइट दे रहे हैं, हमें पता है ये एक तरह की रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हम डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं, एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हमारे रेडियो वेव से लगाकर हमारे एक्सरे या गामा रे तक जाते हैं, डिफरेंट एनर्जी होती है। तो हम कौन सी एनर्जी का रेडिएशन हमारे कंपाउंड के ऊपर डालेंगे जिससे कि हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो हम कौन सा रेडिएशन यूज करने वाले हैं यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर हम जो रेडिएशन यूज करेंगे वो यूवी विजिबल रेडिएशन होने वाला है। यानी कि यूवी विजिबल रेडिएशन को जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के ऊपर डालते हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए कैपेबल होता है, तो वो कंपाउंड इस यूवी विजिबल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 200 नैनोमीटर से लगाकर 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है यूवी विजिबल रेडिएशन की। तो इस वेवलेंथ की रेंज के अंदर जिस वेवलेंथ की उसको आवश्यकता होती है, उस वेवलेंथ को वो कंपाउंड क्या करता है, लेता है, ग्रहण करता है और आगे रिएक्शंस को प्रोसीड करता है या रिएक्शन का मैकेनिज्म को आगे वो बढ़ाता है। तो इस तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब जनरली हम जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास में मान लो कोई एक रिएक्टेंट ए था और उस रिएक्टेंट से हमने एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, हम जनरल रिएक्शन के लिए कुछ इस तरह से लिखते आए हैं, अभी तक हमने इस तरह से पढ़ा है। लेकिन ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, इनमें एक बीच की मिड स्टेट आती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, क्यों ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बनती है, जब रिएक्टेंट से जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस रिएक्टेंट में क्या चेंज आता है और रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या अंतर रहता है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। तो हमारी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट न होते हुए पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले वो एक ट्रांजिशन स्टेट या जिसे हम एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं उसमें कन्वर्ट होगा और उसके बाद में वो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो रिएक्टेंट था वो अगेन प्रोडक्ट में जाएगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट के ऊपर हमने सुटेबल वेवलेंथ की लाइट डाली, सुटेबल वेवलेंथ का रेडिएशन डाला और रेडिएशन को हम हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम जनरली यहाँ पर Hμ लिखते हैं। तो Hμ किसे डिनोट करता है, तो Hμ जनरली डिनोट करता है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है। Hμ का यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो Hμ का मतलब यहाँ पे H स्टैंड करता है प्लांक कांस्टेंट को और न्यू स्टैंड करता है कि जो आपने रेडिएशन डाला है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। यहाँ पर एक हमें इक्वेशन दी थी प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस में, E = Hμ। तो Hμ हम यहाँ पर लिखते हैं फोटोन के लिए। जो लाइट आ रही है, लाइट भी हमें पता है कि जो सन से आने वाली लाइट है वो कंटिन्यूअस लाइट नहीं होती है, एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं। तो ये Hμ जो डिनोट कर रहा है वो यहाँ पर फोटोन को या क्वांटा को डिनोट करता है। तो हम जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम जब भी लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो वहां पर हम रिएक्शंस का जो एरो का निशान है उसके ऊपर Hμ लिखने वाले हैं। और जिस भी रिएक्शंस के ऊपर आपको Hμ दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट सनलाइट से आने वाला जो रेडिएशन है या जो एनर्जी आ रही है, जो सुटेबल वेवलेंथ की एनर्जी आ रही है उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे ग्रहण करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, वो भी आप समझ जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये एक तरह की अनस्टेबल स्टेट होती है और अनस्टेबल स्टेट जाने के बाद में कोई भी
कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जब अनस्टेबल होता है तो हमें पता है कि इस यूनिवर्स का नियम है कि हर कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो हमने इसे अनस्टेबल कर दिया यूवी रेडिएशन डालकर, या हमने विजिबल यूवी कोई सा भी रेडिएशन जो सुटेबल था वो रेडिएशन डालकर इसे अनस्टेबल कर दिया। अनस्टेबल करने के बाद में, अनस्टेबल होने के बाद में ये जो हमारा रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट अगेन अपने आप को स्टेबल करेगा और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब बात आती है कि ये जो हमने HNO रेडिएशन डाला है इस कंपाउंड के ऊपर या इस रिएक्टेंट के ऊपर, इसने ऐसा इस रिएक्टेंट के अंदर क्या चेंज किया, क्या बदलाव किया कि जिससे ये ट्रांजिशन स्टेट में चले या जिससे ये अनस्टेबल हो गया। तो देखिए कि कोई भी कंपाउंड हुआ, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल हुआ, कोई भी एटम हुआ, उसके पास में टोटल कितनी तरह की एनर्जी होती है। तो ई टोटल कौन कौन सी हो सकती है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है वो देखिए आप। किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो हो सकती है। उसके बाद में क्या हो सकती है, उसके बाद में उस मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। ये सब आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर जो एमएससी का आपका फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर था, उसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी क्या होती है। तो उसके पास में अपनी कौन सी एनर्जी होगी, ई रोटेशनल होगी। उसके बाद में क्या हो सकती है, उसके बाद में उसके पास में हो सकती है ई वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है उस मॉलिक्यूल्स के पास में, और एक और हो सकती है ई ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है। अब ये एक कंपाउंड की या एक मॉलिक्यूल के पास में उसकी जो टोटल एनर्जी है वो इतनी तरह की एनर्जी का योग होता है, सम होता है। अब अगर हमें उस कंपाउंड को प्रोडक्ट में या एक अदर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो उसकी एनर्जी के साथ में हमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हुआ, उस केमिकल कंपाउंड से एक नया केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हमें उसके एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड को चेंज करना पड़ेगा, उसका किसी अदर कंपाउंड के साथ में इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंड एक अलग कंपाउंड से एक नया कंपाउंड या एक डिजायरेबल कंपाउंड बन सकता है। तो हम इतनी एनर्जियों में से ऐसी कौन सी एनर्जी को चेंज करें जिससे कि वो कंपाउंड हमारा जो ए था वो एक नया प्रोडक्ट बना ले। क्या उस कंपाउंड की रोटेशनल एनर्जी यानी कि उस कंपाउंड को घुमा दिया। ये जैसे कि मान लो मेरे पास में ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड को मैंने रोटेशनल एनर्जी चेंज करी और ये कंपाउंड इस रोटेशन के साथ में 180 डिग्री के साथ में घूमकर इस पोजीशन पर आ गया। तो क्या इस कंपाउंड में कोई केमिकल चेंज आया? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि रोटेशनल एनर्जी को चेंज करने से उस कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या उस कंपाउंड की वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज करने से उस कंपाउंड में कोई चेंज आएगा? वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है कि उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वाइब्रेशन एनर्जी या वाइब्रेशन लेवल को चेंज करने से क्या उस कंपाउंड में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वाइब्रेशन चेंज होने से उस कंपाउंड में कोई केमिकल चेंज तो आने से रहा। ट्रांसलेशन एनर्जी चेंज करने से क्या उस कंपाउंड में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। उस कंपाउंड में अगर आपको चेंज लाना है, उस कंपाउंड से एक नया प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको उस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें किसी भी कंपाउंड का चेंज करना है, किसी कंपाउंड से एक अदर कंपाउंड बनाना है, तो हमें उसके बॉन्ड्स को तोड़ने पड़ेंगे, उसकी बॉन्ड की पोजीशन बदलनी पड़ेगी, उसके बॉन्ड में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को हमें तोड़ना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉनों से जो बना बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। यानी कि हमें ओवरऑल बात करें तो हमें उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को चेंज करने के लिए जो सुटेबल रेडिएशन होता है या सुटेबल जो एनर्जी होती है वो होती है यूवी विजिबल एनर्जी या यूवी विजिबल एनर्जी वाला या इस रेंज वाला 200 से लगाकर 700 नैनोमीटर का जो रेडिएशन होता है वो। यानी कि इतनी एनर्जी जब हम किसी कंपाउंड के ऊपर डालते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस कंपाउंड के जो बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाती है, उन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं। अब देखिए कि ये मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड ए था,
मान लो ये कंपाउंड ए था, इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो कि उन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहाँ पे था और ये कंपाउंड क्या था, स्टेबल था। जब इस कंपाउंड के ऊपर हमने H रेडिएशन डाला तो क्या हुआ कि इस कंपाउंड ने इस रेडिएशंस को ग्रहण किया और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड होकर इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी को एनर्जी देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, किसका, कंपाउंड ए के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया और उसका एनर्जी लेवल जो इस लेवल पे था, मान लो ये ए डैश लेवल पे था, वो ए डैश से ए डबल डैश पर चला गया। अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पर चले गए और हायर एनर्जी लेवल पर जाने से ये जो हमारा कंपाउंड ए था ये एक नए एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल में चलेगा और इसी हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं इस कंपाउंड की ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एक तरह से अनस्टेबल होती है, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल हमेशा अनस्टेबल होता है। तो इस रेडिएशन का क्या काम है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, कि ये रेडिएशन क्या करता है कि उस कंपाउंड को नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में लाने का काम करता है। ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद में ये कंपाउंड क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे और अनस्टेबल होने के बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में एक चीज और यहाँ पर होती है, ये तो जनरली हमने ट्रांजिशन करवाया और इसी ग्राउंड लेवल से ट्रांजिशन स्टेट में गए। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई कंपाउंड है हमारे पास में, मान लो कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल्स था AB, तो इस पर जब हम रेडिएशन डालते हैं तो इसमें जो बॉन्ड मौजूद है, इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, ये बॉन्ड टूटता है। और जब भी हम फोटोकेमिकली डिसोसिएशन करवाएंगे या फोटोकेमिकली बॉन्ड को तोड़ेंगे या फोटोकेमिकली हम क्लीवेज करवाएंगे तो वो क्लीवेज किस तरह का रहेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज रहेगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है उसको आप समझिए कि आप इस बॉन्ड को अगर आप इसे हीट देकर तोड़ते तो क्या क्या कंडीशन बन सकती थी। इसे हीट देकर आप तोड़ते तो हो सकता है कि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाए और ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाए। इस तरह से डिसोसिएशन होता है। लेकिन जब भी आप फोटोकेमिकली डिसोसिएशन या फोटोकेमिकली क्लीवेज करवाएंगे तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होगा तो जब दोनों एटम्स से जो बॉन्ड टूटा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन वो अपने अपने एटम के पास जाएंगे और उस कंडीशन में आयंस नहीं बनेंगे। उस कंडीशन में क्या बनेंगे, उस कंडीशन में रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये रेडिकल अनस्टेबल होते हैं और ये अगेन फॉर्मेशन करेंगे बॉन्ड का किसी अदर रेडिकल के साथ में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फोटो या लाइट हम जब भी डालते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर और उसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो वो किस तरह का क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के पास में जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले गए और एक डोनर बन गया और एक एक्सेप्टर बन गया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। फोटोकेमिकली जब भी डिसोसिएशन होता है या फोटोकेमिकली जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होता है वहां पर। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद में हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें फोटोकेमिस्ट्री में बार बार यूज होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो कौन कौन से टर्म होते हैं, 1-2 टर्म है, छोटे छोटे टर्म है, बिल्कुल आसान से टर्म है। आपने अगर इतना ये लेक्चर यहाँ से देखा है तो वो टर्म्स आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। वो इसलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि उनका यूज बार बार होने वाला है। वो जो टर्म्स है वो बार बार यूज होंगे तो उनका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी हमने बहुत बार सुना है केमिस्ट्री में। हर बार हमें जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आता ही आता है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मायना होता है उसको आप समझिए। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी का जनरल मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को एक रिएक्टेंट से उसे प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी उस कंपाउंड को देनी होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी जनरली बोलते हैं। लेकिन फोटोकेमिस्ट्री के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है उसे आप समझिए कि हमारे पास में ये एक रिएक्टेंट हमारा ए था, इस रिएक्टेंट को
हमें ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि इस कंपाउंड ए के जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जो मौजूद थे, उन्हें हमें एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, जो एनर्जी गैप रहता है, वही एनर्जी गैप या वही रिक्वायर्ड एनर्जी को इस कंपाउंड ए की हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें कहां से मिलने वाली है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें लाइट से मिलने वाली है या यूवी विजिबल रेडिएशंस के थ्रू मिलने वाली है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का सीधा सा मतलब ये होता है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी जो कंपाउंड, रिएक्टेंट कंपाउंड जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद था, उस कंपाउंड को एक्साइटेड स्टेट तक एक्टिव करने के लिए या एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर कंपाउंड तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट में कौन जाएगा, उस कंपाउंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो किसी भी रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करवाने के लिए या ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को उस कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक टर्म आता है यहां पर एनर्जी इनटेक। एनर्जी इनटेक। अब कोई भी कंपाउंड किन किन फॉर्म में एनर्जी को इनटेक कर सकता है, किन फॉर्म में एनर्जी को ले सकता है। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड को हम दो फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, या तो उसे हम थर्मल एनर्जी दे दें, या उसे हम फोटोकेमिकली दे दें। फोटोकेमिकली यानी कि उसे रेडिएशन के थ्रू एनर्जी हम दे सकते हैं। जब हम थर्मल एनर्जी उसे देंगे, यानी कि डायरेक्ट उसे हीट से हम गर्म करेंगे, हीट के द्वारा उसे जब हम एनर्जी देंगे, तो उसे हम थर्मल एनर्जी या थर्मल फॉर्म में वो एनर्जी को इनटेक कर रहा है। थर्मल फॉर्म में जब एनर्जी को इनटेक करेगा तो बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब हम रेडिएशन के थ्रू सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशंस के थ्रू किसी भी कंपाउंड को एनर्जी देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल इनटेक बोलते हैं। फोटोकेमिकल इनटेक होने के बाद में क्या होगा, कंपाउंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और ये जब भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है ना, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन गए हैं एनर्जी को लेकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने टाइप का होता है, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, तो क्या वो कंपाउंड सारी वेवलेंथ की रेडिएशन, मान लो आपने इस कंपाउंड के ऊपर 200 से लगाकर 700 या 200 से लगाकर 400 की रेडिएशंस की रेंज वाला 400 की वेवलेंथ की रेंज वाला रेडिएशन डाला, तो क्या ये कंपाउंड सारे की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि उसका ये एनर्जी गैप फुलफिल हो जाए, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में चले जाए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 200 से 400 नैनोमीटर का रेडिएशन को डाला इस कंपाउंड के ऊपर, और ये जो कंपाउंड ए था, इस कंपाउंड का ये जो एनर्जी गैप था, ये एनर्जी गैप कुछ था 345 नैनोमीटर की जो रेडिएशंस था, उसमें जितनी एनर्जी थी उतना ये एनर्जी गैप था। तो आपने भले यहाँ पर 200 से लगाकर 400 तक की रेंज का डाला हो, लेकिन ये जो कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ और सिर्फ 345 का रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, बाकी के रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा या कंपाउंड के द्वारा जो सुटेबल रेडिएशन या सुटेबल वेवलेंथ का जो रेडिएशन ग्रहण किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बाद में ये कंपाउंड ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में चले जाएगा। इसके बाद में एक और टर्म यहाँ पर आता है ट्रांजिशन।
ट्रांजिशन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर ही दिया कि ट्रांजिशन क्या होता है कि जब भी किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जब जाते हैं, एक्साइटेड लेवल में जब उनका मूव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि बार बार यूज होने वाले हैं, जो कि हम पूरी लेक्चर सीरीज में बार बार हमें आएंगे, बार बार सुनने को आपको मिलेंगे। तो इनके मतलब या इनके मायने आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उस लेक्चर में हम फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड या फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होने वाले हैं वो लॉ, कि जब भी हम किसी रेडिएशन को किसी कंपाउंड के ऊपर डालते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है, क्या कंडीशन रहती है, क्या उसके लिमिटेशंस रहती है। तो ये सारी चीजें हमें वो लॉ क्लियर करने वाले हैं जिन्हें हम फोटोकेमिकल लॉ बोलते हैं। जनरली 4 फोटोकेमिकल लॉ होते हैं, एक होता है लैम्बर्ट लॉ, एक बियर लॉ, एक स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो ये जो 4 लॉ होते हैं, ये 4 लॉ हम फोटोकेमिकल लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिनसे हम समझेंगे कि अगर कोई फोटोकेमिकल रेडिएशन या फोटो रेडिएशन अगर आ रहा है तो वो फोटो रेडिएशन किस तरह से और उस फोटोकेमिकल रेडिएशन की इंटेंसिटी का और उस फोटोकेमिकल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उसका किस तरह से असर रहता है, किस तरह से वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें क्लियर करते हैं ये हमें फोटोकेमिकल लॉ क्लियर करने वाले, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा फोटोकेमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर था, ये बेसिक लेक्चर में आपको फोटोकेमिस्ट्री की कुछ बातें क्लियर हुई होगी, आपने समझा होगा कि आखिर में हम फोटोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।